इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा का महत्व कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम मुद्रा का महत्व विभिन्न सेक्टर में देखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि मुद्रा का विभिन्न क्षेत्रों में क्या-क्या महत्व है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक लिंक और दे रखा है कि जिसमें कि आप उत्तरांचल लाइव के अंदर बहुत सारे वीडियो हमारे डाल रखे हैं कि जिसमें कि हमने बहुत सारे जगहों की सीन ले रखी है, बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मुद्रा का महत्व। तो मुद्रा का क्या महत्व है, इसके ऊपर एक कथन आता है, एक वाक्य लिखा है प्रोफेसर मार्शल ने कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कथन कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। कहने का अर्थ है कि पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है देश में, वह किस पर टिकी हुई है? मुद्रा पर टिकी हुई है। हर काम को करने के लिए पैसा चाहिए, हर काम को करने के लिए धन चाहिए, क्योंकि मुद्रा को धन भी कहते हैं और सामान्य भाषा में भारत में इसको पैसे के नाम से पुकारा जाता है। तो हर सेक्टर में यदि प्रगति करनी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी चीज़ बेचनी है, तो इसके लिए चाहिए पैसा। माध्यम क्या है? पैसा है। पैसे का सीधा उपभोग तो नहीं किया जा सकता है। पैसा केवल वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर एक आवरण की तरह है, एक पर्दा है। ओके, एक माध्यम है। पैसे को खाया नहीं जा सकता है। खाने के लिए तो हमें वस्तु चाहिए, हमें खाने के लिए अन्न चाहिए, जैसे गेहूं चाहिए। ओके, हमें रोटी है, चावल है, सब्जियां हैं, दाल है, ये चीजें हमें खाने के लिए चाहिए, लेकिन इनको खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से मुद्रा एक आवरण है, एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में मुद्रा का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है मुद्रा की, उसको जानेंगे। तो पहला आता है कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, दूसरा है कि सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। ओके, ये तीन टॉपिक हो गए। अब इसको हम विस्तार रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे सरल से सरल शब्दों में। तो पहला आता है हमारे पास, मेरे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन पहला जो भी हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो सबसे पहला लिखा हुआ नंबर एक, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अर्थात उपभोक्ता के लिए मुद्रा का क्या महत्व है, पैसों का क्या महत्व है। ओके, तो कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पैसे के द्वारा जो उपभोक्ता है अपनी मनपसंद की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है। जो वस्तु उसको बाजार में पसंद है वो उसको क्रय कर सकता है, खरीद सकता है, और जो उसको पसंद नहीं है नहीं खरीद सकता है। तो ये संभव किसके द्वारा हुआ है? ये मुद्रा के द्वारा हुआ है। जो इतने टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये सारे मुद्रा के ऊपर बताए जा रहे हैं क्या वैल्यू है मुद्रा की, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये चीजें संभव नहीं थी कि व्यक्ति बाजार में जाए और अपनी मनपसंद की वस्तु को खरीद ले। तो वर्तमान में यदि व्यक्ति के पास पैसा है, आइसक्रीम खाना चाहता है, गर्मी का मौसम है तो खा सकता है, उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो पी सकता है, उसको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ओके, खा सकता है। तो पैसे के द्वारा उपभोक्ता अपनी मनपसंद की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है। उसको मोबाइल चाहिए, कौन सा चाहिए, तो उसका पैसा है तो जो उसको पसंद है, कौन सी कंपनी का उसको लेना है, कौन सा फीचर उसके अंदर चाहिए, तो वो ले सकता है। मोबाइल क्या है? टैबलेट है, ठीक है, और जाइए तो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्या चाहिए उसको, तो वो अपनी मन पसंद के हिसाब से वस्तुओं को क्रय कर सकता है। इसके द्वारा? पैसों के द्वारा। ये चीजें वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं थी। ओके, दूसरा आता है अधिक संतुष्टि का आधार। जो उपभोक्ता है वह जिन वस्तुओं को क्रय करता है बाजार से, उनके द्वारा वह अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो आनंद प्राप्त करना चाहता है। यदि वह आइसक्रीम खाता है तो जब वो खाता है तो उसे आनंद मिलना चाहिए। वो क्यों खरीद रहा है? कि गर्मी के मौसम में गर्मी लगी है, आइसक्रीम खाते हैं तो थोड़ा ठंडक महसूस होगी, ठीक है, शरीर में फुर्ती आएगी, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ फुर्ती आएगी। तो इस प्रकार से वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो वह कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है, उसकी मर्जी, आइसक्रीम भी खा सकता है,
वो कोई फल भी खा सकता है, क्योंकि मुद्रा को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? कि 10 रुपए की आपने क्या खा दी? आइसक्रीम खा दी, 20 रुपए का आपने कोल्ड ड्रिंक पी दिया, कुछ रुपए का आपने फल खा दिए। इस प्रकार से मुद्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में भुगतान करके वो हर चीज़ को क्या कर सकता है? क्रय कर सकता है। तो इस आधार पर वह अर्थशास्त्र का जो नियम है, समसीमांत उपयोगिता नियम, वो इसका पालन कर सकता है और मैक्सिमम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ओके, अगला आता है बचत करना। व्यक्ति जो कमाता है उसका एक भाग तो खर्च कर देता है और जो शेष बचता है उसको बचा लेता है। तो पैसों को वो बचा सकता है और हर कोई वर्तमान में बचाने का प्रयास करता है भविष्य के लिए। तो ये बचत करना कब संभव हुआ है? कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ है, जब पैसा आया है, तभी जाके बचत संभव हुई है। तो उपभोक्ता बचत कर सकता है। अगला क्या है? उधार लेना। जो उपभोक्ता है बाजार से जब वस्तुओं को क्रय करता है, खरीदता है, तो कुछ का भुगतान तो नकद कर देता है, लेकिन कुछ वस्तुओं को ऐसा भी तो क्रय करता है जो उपभोक्ता होता है कि वह उसका भुगतान बाद में करता है, 1 महीने बाद करता है, 2 महीने बाद करता है। तो ये किस आधार पर संभव हुआ है? पैसे के आधार पे। वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो तुरंत चाहिए वस्तु, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, ऐसा होना था इसमें। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति किसी दुकान से उधार ले रहा है, उधार ले सकता है, 1 महीने बाद उसका भुगतान कर सकता है, ठीक है? बस दुकानदार का विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति पैसा भविष्य में दे ही देगा। ओके, तो इस प्रकार से ये जो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है, ये हमने यहाँ पर बताया। ओके, अगला आता है दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन में 2 चीजें आती हैं, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन। वस्तुओं का उत्पादन में क्या है कि जिन वस्तुओं को हम दे सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, पलट सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं आएंगी जो हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसे बिस्तर बंद है, बिस्तर है, सोफा है, ठीक है, चारपाई है, ये सारी क्या है? वस्तुएं हैं। गेहूं क्या है? वस्तु है। चावल क्या है? वस्तु है। दाल क्या है? वस्तु है। तो ये वस्तुएं होती हैं। और सेवा में क्या आता है कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है, तो शिक्षा क्या है? एक सेवा है। हॉस्पिटल जाते हैं तो स्वास्थ्य एक सेवा है। आजकल हम इंटरनेट का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है? सेवा का सेक्टर है। बैंक में जाते हैं तो ये सेवा का सेक्टर है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में वस्तुएं ही वस्तुएं पैदा नहीं की जाती है, क्योंकि वस्तु ही वस्तु इंसान को नहीं चाहिए, उसको सेवा भी चाहिए। तो दोनों चीज चाहिए उसको, दोनों वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तु का भी और सेवा का। ये हमने आपको क्या बता दिया? उदाहरण बता दिया। अब देखते हैं कि उत्पादन के मुद्रा का महत्व, क्योंकि आज जो उत्पादन हो रहा है वो बड़े स्तर पे हो रहा है। कार बनाई जा रही है तो कोई कंपनी एक कार थोड़ी बना रही है, हजारों कार बना रही है। भारत में बना रही है तो विदेशों को भी बेच रही है, विदेशों में बन रही है तो इधर भी आ रही है, दुनिया के अलग अलग देशों में जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो बड़ा उत्पादन हो रहा है, कारों का है, चाहे कपड़े का है, टीवी का है, चाहे वो क्रीम का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे वो लाइट का है, ओके, चाहे बिजली के तारों का है, किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है? ये पैसे के द्वारा संभव हुआ है, क्योंकि सारी चीजों के उत्पादन की जो चीजें हैं वो सारे के सारी पैसों के द्वारा जुटानी पड़ती हैं। तो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का बड़े स्तर पर जो आज हो रहा है वर्तमान में, ये किसके द्वारा संभव हुआ? ये मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है। अब इस पे टॉपिक पे नजर डालते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव हुआ है। अभी बात मैंने की, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन के जो कारक है, अर्थात उत्पादन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसको पैसे के द्वारा आसानी से खरीदा जा सकता है। आपके पास यहाँ धन है और भारत में आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो अमेरिका से मंगा लीजिए, जापान में जापान से मंगा लीजिए, ठीक है, मुद्रा चाहिए। ओके, अगला लेते हैं श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। जो इस श्रम विभाजन, क्योंकि आज जो उत्पादन हो रहा है वो बड़े स्तर पे हो रहा है। माना किसी कंपनी में 1000 वर्कर हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं, तो सभी मिलकर काम थोड़ी करेंगे। हट 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 हट, ये अभी मैं उठाता हूँ, अब तेरा नंबर आ गया। काम बटा होता है, कौन सबसे ऊपर टॉप में होगा? बॉस। उसके लिए अलग अलग पद बनाए गए हैं, मतलब काम बांटा गया है। कौन से व्यक्ति कौन सा काम करेगा उस पर नजर है बॉस की, ऊपर वाले बैठे, ठीक है, बॉस के ऊपर बॉस, बॉस ऊपर, और टॉप में बैठा होता है, उसकी नजर, कैमरे लगे, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो सारा सारा काम क्या है? विभाजित है, टुकड़ों में बटा हुआ है। एक उदाहरण लेते हैं स्कूल का। स्कूल में टॉप में कौन होता है? प्रिंसिपल। उसके नीचे क्या है? टीचर है। साइंस का टीचर है, क्या पढ़ाता है? फिजिक्स पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? केमिस्ट्री पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? मैथ्स पढ़ाता है। तो काम बटा हुआ ना स्कूल में, प्रत्येक टीचर का काम बटा के तूने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। नीचे फिर ऑफिस का काम है, वहाँ भी काम बटा हुआ है।
ठीक है, फिर नीचे चपरासी है, उनके बीच में काम बटा हुआ है, तो ये श्रम विभाजन है। ओके, और विशिष्टीकरण क्या हुआ कि अब सब्जेक्ट हमने कहा फिजिक्स का टीचर है, तो ऑलरेडी वो पढ़ लिख के आ रखा है, तो फिजिक्स ही पढ़ाएगा। ओके, लेकिन जब वो लगातार फिजिक्स पढ़ाता जाएगा तो वह उसका ज्ञान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो उसे कहते हैं विशिष्टीकरण, उस चीज का वो एक्सपर्ट बन जाता है। और फिजिक्स पढ़ाने के लिए उसकी भर्ती भी इसलिए हुई है कि वो एक्सपर्ट ही है, ठीक है, लेकिन जब वो भर्ती होता है उतना एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन जब वो पढ़ाता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में होता है, चाहे हॉस्पिटल में है तो वहां भी काम का विभाजन है कि चीर-फाड़ का डॉक्टर अलग है, सर्जन अलग है, मेडिसिन का डॉक्टर अलग है, किडनी का अलग है, हार्ट का अलग है, इधर खोपड़ी का अलग है, हड्डी का अलग है, तो वह अलग उनके पास काम बटा हुआ है। ओके, और प्रत्येक अपने क्षेत्र का क्या है, मास्टर है, उसे कहते हैं विशिष्टीकरण। अर्थात यदि व्यक्ति किसी काम को करना जानता है, जैसे हमने कहा सर्जन है, वो चीर-फाड़ कर देगा, लेकिन फिजिशियन नहीं कर सकता है। फिजिशियन चीर-फाड़ नहीं करता है, वो सर्जन ही करेगा, क्योंकि उसने उसी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की है, उसी क्षेत्र में उसने प्रैक्टिस की है, तो वही चीर-फाड़ करता है। लेकिन शून्य करने वाला आता है, क्योंकि जब चीर-फाड़ करेंगे इंसान का तो क्या आएगा, खून निकलेगा, दर्द होगा, तो पहले शून्य करना पड़ता है उसको, तो उसका डॉक्टर अलग होता है, एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को पता होता है इंजेक्शन कहाँ पे लगाना है, कितनी दवा देनी है, ठीक है, उसको होता है पूरा नॉलेज। इसका मतलब हो गया वो स्पेशलिस्ट है वह। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण में सबको भुगतान करना है पैसे में। जितने भी लोग लगे, जो मैंने उदाहरण दिया, सबको पैसा चाहिए। इस प्रकार से काम का जो विभाजन हुआ है और जो अलग-अलग क्या बने, एक्सपर्ट बने हैं, वो सब पैसे के आधार पर संभव हुआ है उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट, उत्पादन के कारकों को आसानी से जुटाना। उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, उत्पादन के कारक चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और साहस चाहिए। यदि पैसा है तो आसानी से भूमि को खरीदा जा सकता है, लेबर भी आसानी से क्या हो सकती है, आ जाती है। पूंजी, अब क्योंकि पूंजी यदि हम उधार लेना चाहते हैं तो मुद्रा नहीं होती तो उधार पूंजी तब तो होती नहीं पूंजी ना, तो उसको हम बैंक से उधार ले सकते हैं। और अंत में जो साहस है, जो मालिक है खड़ा करने वाला, किसी भी कंपनी को, किसी भी खेत खलिहान को या बगीचे को, वो मालिक है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है यदि क्या है, पैसा है। तो ये मुद्रा के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो रही हैं। अगला आता है बचत और विनियोग को प्रोत्साहन। वर्तमान में जो हम यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति पैसा कमाता है तो वह कुछ भाग तो खर्च करेगा, खाने-पीने पे खर्च, जो उसकी आवश्यकताएँ हैं, उन पे खर्च करेगा और बाकी जो बचेगा उसे बचत कहते हैं। तो पैसे के द्वारा, मुद्रा के द्वारा ही बचत करना संभव हुआ है। उसके बाद अगला आता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट करना। जो बड़े-बड़े क्या हैं, उद्योगपति हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनका खर्चा कम होता है और बचता ज़्यादा है। तो उसको और पैसा क्या करते हैं, निवेश करते हैं और दूसरी इंडस्ट्री खोलते हैं, तीसरी खोलते हैं, चौथी खोलते हैं। ओके? तो इस प्रकार से विनियोग और बचत को जो प्रोत्साहन मिला है, वो किससे मिला है? मुद्रा से मिला है। इसके अलावा वस्तुओं की जो कॉस्ट घटी है, क्योंकि वस्तुएँ, जो हमारी जैकेट पहन रखा है, काफ़ी सस्ता है, ठीक है? लेकिन कब हुआ ये सस्ता? कि जब इसका उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। यदि यदि हम किसी से कहें कि एक ही जैकेट बनाना है तुझे, तो सारे सामान जोड़ने के लिए उसको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ओके? तो वस्तुएँ सस्ती कब हुई हैं? कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, तो वो ऐसे में वस्तु की लागत घट जाती है। वस्तु को बनाने में पैसा खर्च कम होता है और इस कारण से हमें ये वस्तुएँ बाज़ार में सस्ती मिल जाती हैं। ओके? तो इस प्रकार से ये हो गया उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व और ये हो गया उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अगला आता है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। एक्सचेंज के सेक्टर में देखते हैं मुद्रा का क्या महत्व है। क्योंकि प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी, पैसे का जन्म नहीं हुआ था। जो नोट आज हम देख रहे हैं, ये 100 रुपए का नोट है, ये 200 का है, ये 5 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है। ये प्राचीन काल में कहाँ से चलता? उसे तो हमारा देश ऐसा था ही नहीं कि पूरा भारत एक था। भारत के अंदर तो कई भारत थे उस समय। भारत के अंदर कई भारत थे, कई राजा राज्य करते थे उस समय। ओके? तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का सिस्टम था कि भाई दोनों के पास वस्तु होनी, 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास वस्तु होनी चाहिए। ठीक है? दोनों के पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर ए वाले को बी की वस्तु की और बी वाले को ए की वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए। उसने कहा मेरे पास कद्दू है, उसने कहा मेरे लौकी है।
दोनों के पास ज़्यादा है, उसने कहा ठीक है तो इधर को पकड़ और तू इधर पकड़, बात बराबर हो गई। ओके, तो ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करता था। अब माना बात वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर किसी को भैंस बेचनी थी और उसकी भैंस की कीमत है 1,00,000 रुपया, ठीक है, बेचनी है भैंस, तो उससे भैंस पैसा तो होता नहीं था, उसको यदि 5 आइटम चाहिए, ठीक है, उसको गेहूँ भी चाहिए, चावल भी चाहिए, ठीक है, उसको नमक चाहिए, चीनी चाहिए, उसको मसाला चाहिए और एक भैंस है, ठीक है, तो 5 आइटम जिसके पास होंगे, 5 आइटम जिसके पास होंगे इकट्ठा और वो भैंस लेने का इच्छुक भी हो, तो तभी जाके आदान-प्रदान हो सकता था। वरना तो उसको पूरे क्षेत्र में जहाँ भी वो जाता, पहले उसे पता करना पड़ता कि 5 आइटम किसके पास हैं, भैंस की ज़रूरत किसको है, तो कितना लंबा समय लग जाता। तो बड़ी दिक्कत थी भाई उस समय। तो देखो, विनिमय के क्षेत्र में क्या सुविधा मिली मुद्रा के आने से? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से छुटकारा। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ थी, वस्तु विभाजन की कठिनाइयाँ थी कि भैंस है, भैंस के टुकड़े कर दो तो मर जाएगी। वो भैंस को तो टुकड़े नहीं किए जा सकते थे। भैंस उसी को दे सकते थे जो कि उसकी आवश्यकता की 10 वस्तुएँ 10 वस्तुएँ दे सके, ठीक है? इस प्रकार से उसमें विनिमय का माध्यम नहीं था कि भई कि क्या होना चाहिए, उसमें तो वस्तु चाहिए थी, ठीक है? तो मुद्रा जैसी वैल्यू नहीं थी उस समय कि हर चीज़ को मुद्रा में आँका जा सके। मूल्य का मापक उस समय नहीं था कि भई कद्दू का रेट कितना होगा, ये दोनों के बीच आदान-प्रदान हो रहा है, तो कितना-कितना इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब बहुत सारी तमाम समस्याएँ थी, उसमें व्यक्ति बचत नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? सारी वस्तुएँ पैदा होनी थी और वो भी होती थी कौन-सी वस्तुएँ? कृषि वाली, टमाटर किसी घर में ज़्यादा हो गई, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है? तो इनको ज़्यादा समय तक स्टोर करते थे, आप जानते हैं, तो ये सारे सड़ जाते, बदबू फैल जाती, ठीक है? तो मेहनत गई बेकार, उतना ही पैदा करना पड़ता था जितनी ज़रूरत होती थी, ओके? लेकिन वर्तमान में आप बड़े स्तर पे पैदा कीजिए, बाज़ार में बेचिए, ठीक है? पैसा कमा लीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए। तो बैंक में पैसा सड़ने वाला है? नेवर, ओके? तो वस्तु विनिमय की प्रणालियों की जो कठिनाइयाँ हैं, वो क्या हो गई है? मुद्रा के आने से, पैसों के आने से, धन के आने से दूर हो गई है। अगला है बैंकिंग प्रणाली का विकास। वर्तमान में हर कोई बैंक का नाम सबने सुना है, सबके खाते बैंक में हैं। सरकार का जोर है कि हर व्यक्ति का खाता बैंक में होना चाहिए। हम जो पैसा देंगे वह नकद नहीं देंगे, बैंक में जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी की जो सैलरी है वो बैंक में आ रही है, ओके? नकद नहीं दी जा रही है। तो बैंकों का विकास कब हुआ? जब धन का आविष्कार हुआ। जब धन आया तब बैंक हुआ, क्योंकि बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करते हैं कि सब्जी लेने चले गए बैंक वाले के पास। तुम्हारे पास आलू है, टमाटर है, वहाँ केवल मुद्रा में लेन-देन होता है कि पैसा जमा करना है, ठीक है? एफडी बनानी है, आरडी बनानी है या फिर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो जब मुद्रा का जन्म हुआ तब बैंकों का जन्म हुआ, ओके? तो बैंकों का आधार क्या है? मुद्रा है। यदि बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो बैंक डूब जाता है, तो वो बैंक नहीं होता है, वो दिवालिया कहलाता है। तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कितनी फैसिलिटी है, ऑनलाइन कार्ड ही कार्ड लगे हुए हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? फिर पेमेंट के तरीके हैं, ऑनलाइन पेमेंट है, पैसा नहीं ले जाना है। मतलब आज पैसे भी व्यक्ति को नहीं ले जाने पड़ रहे हैं, केवल आपके पास ऐप चाहिए, बैंक में खाते में पैसा चाहिए, ओके? और इंटरनेट चाहिए। उसी समय देखो पे कर दो, भीम ऐप से पे कर दो, इंटरनेट बैंकिंग है। अर्थात बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का विकास कब हुआ? कि जब मुद्रा का जन्म हुआ, ठीक है? और यदि मुद्रा नहीं आती तो बैंक भी नहीं होता, ठीक है? तो हम भी प्राचीन काल में जी रहे होते। तो इस प्रकार से बैंक जो आए, ये बैंक का जो विकास हुआ, जो बैंक खुले, वो मुद्रा के आधार पे खोले गए हैं और भविष्य में भी खुलते रहेंगे, ठीक है? अगला है पूँजी का संचय। पूँजी का संचय क्या है? कि वर्तमान में आप जानते हैं बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे कार का है, कपड़ों का है, ठीक है? कृषि पदार्थों का है। तो जो बनाने वाले हैं वो बेच रहे हैं, फिर उनको फ़ायदा हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है पैसा उसको बचा रहे हैं, ठीक है? और वस्तु विनिमय प्रणाली में तो बचाना संभव नहीं था। टमाटर को बचा लेते आप, कितने दिन बचा लेते? दुकान में टमाटर आता है, ठीक है, 2-4 दिन में नहीं है तो पूरा धीरे-धीरे सड़ने लगता है, गोभी हो जाती है, काली होने लग जाती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, लेकिन वर्तमान में है संभव है, बेचिए, उसके बाद पैसा रखिए। पैसा तो कोई सड़ने वाला नहीं है, तो अब आप पूँजी का संचय कर सकते हैं, पैसों को बचा सकते हैं और भविष्य में जब ज़रूरत होगी निकालिए, ठीक है? और जो खरीदना है उससे खरीदिए। नेक्स्ट, पूँजी को गतिशील बनाना, क्योंकि पूँजी में गतिशीलता का गुण है। गतिशीलता का गुण है पूँजी में। आप देखो पैसा है हमारे पास, तो हम पैसे को आज तो क्या हो गया उठाकर भी नहीं ले जाना पड़ रहा है कि बैग में रखे और दिल्ली जाना है दिल्ली ले गए और बैंगलोर जाना है बैंगलोर। आज कुछ नहीं करना पड़ रहा है। बस आपने क्या करना है,
एप्लीकेशन है आपके पास, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और खाता आपका बैंगलोर में है, ठीक है, इंटरनेट से सीधे पैसा ट्रांसफ़र हो गया। एक तो ये भी है कि किसी व्यक्ति या बैंक में जाकर आप सीधे भी पैसे ट्रांसफ़र दूसरे के खाते में कर सकते हैं। पैसा ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है? नकद रूप में, कैश रूप में नहीं ले जाना पड़ रहा है। मुद्रा सीधे आपके बैंक में जहाँ आप चाह रहे हैं, वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रही है। जिस व्यक्ति के खाते में चाहिए, वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग भी जो जन्म लिया है, वो पैसा तो आधार है उसका। यदि बैंक में पैसा नहीं होगा, तो पैसे का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि पूंजी की गतिशील बनाने का जो काम किया है वो मुद्रा ने किया है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास किसी जगह पर ज़मीन है। आज लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन बहुत खरीद रहे हैं, बड़े-बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद रहे हैं। किस लिए खरीद रहे हैं? रहने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बहुत से में बेचने के लिए कर रहे हैं कि अभी मैंने ₹1000 की खरीदी तो बहुत सी में ये 1 लाख रुपए में बिक सकती है। एक छोटा-सा उदाहरण है, ठीक है? तो लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में व्यक्ति का जहाँ मकान होता था या यदि वो छोड़ना चाहता है उसको, तो उसके बदले खरीदना किसमें था? उसको वहीं छोड़ना पड़ता था। बस 2-4 बोरे बिस्तर उसके पास जो है उसको उठाओ और दूसरी जगह जहाँ जाना है उसको, वहाँ वो बच सकता था, वहीं छोड़ना पड़ता। लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हैं व्यक्ति? इसके अलावा जैसे पहला उदाहरण हमने बताया कि पैसा कमाने के लिए, वर्तमान व्यक्ति क्या कर रहा है? आज एक सिटी में है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, अपना मकान बेच दे रहा है, खेत बेच दे रहा है और दूसरी सिटी में बस जा रहा है। ये संभव बनाया मुद्रा ने, ठीक है? अगला देखिए, वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, क्योंकि जो उत्पादन है वो उत्पादन के कारकों के सहयोग से किया जाता है। संयुक्त प्रयास होता है, भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, साहस भी चाहिए। यदि भूमि भूमि है और श्रम नहीं है तो फिर उत्पादन संभव नहीं है। तो उत्पादन करना है तो भूमि तो चाहिए, फैक्ट्री लगानी है, भूमि चाहिए, ओके। गेहूं का उत्पादन करना है तो भूमि चाहिए, चावल चाहिए, भूमि चाहिए, टमाटर उगाना है, भूमि चाहिए, मकान बनाना है, भूमि चाहिए, रोड चाहिए, भूमि चाहिए, ट्रेन, भूमि चाहिए। आसमान में थोड़ी चलेगा, जहाज भी है, आसमान में उड़ रहा है लेकिन उतरेगा तो नीचे ही ना, जमीन पे। फ्लाइट कहाँ आएगी? नीचे जमीन पे आएगी, एयरपोर्ट पे उतरेगा या हेलीपैड पे उतरेगा, जिस प्रकार का भी कोई जहाज है तो वहां उतरेगा, ठीक है। तो देखिए वितरण के क्षेत्र में क्या है कि जो उत्पादन हमने बताया विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है और इन साधनों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जुटा सकते हैं और उसके बाद इनको बांटना है पैसा। पहले तो वस्तुएं बांटनी थी, जब वस्तु वितरण प्रणाली थी, ला तेरा हिस्सा इतना है, ले इतना टमाटर पकड़, टमाटर पैदा हुआ इतना टमाटर पकड़, फिर दूसरे खेत में जाना पड़ता कि भाई उसके खेत में क्या है, वहाँ लौकी है, चल इतना तो भी लौकी पकड़, काम करना पड़ता हर जगह, ठीक है। आज क्या है, एक जगह काम करिए, पैसा मिलेगा आपको, उसके बाद दूसरी जगह से आप कोई भी वस्तु परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से संयुक्त प्रयासों से वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है बड़ा स्तर पर, यह मुद्रा के द्वारा संभव हुआ है। और जो पैसा या उत्पादन किया जाता है उसके बाद जो पैसा कमाया जाता है, इनके मध्य बांटा जाता है, ओके। तो ये वितरण के क्षेत्र में महत्व हो गया, आसानी से, ठीक है, भूमि को उसका लगान मिल जा रहा है, श्रम को उसकी मजदूरी मिल जा रही है, पूंजी को उसका ब्याज मिल जा रहा है और इस प्रकार सासी को, जिसने फैक्ट्री लगाई या कोई बागान लगाया, बगीचा लगाया, सबको पैसा बांट दिया, अंत में जो उसका बचा उसका बेनिफिट है। जैसे अंबानी का सबको बांटा, अंत में जो उसका पैसा पैसा बचा उसका लाभ है और वो आज अरबपति हो गया, ओके। अगला देखते हैं, राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब राजस्व का जो क्षेत्र है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, सरकार का। तो सरकार जो वर्तमान में है, इनके पास जो बजट आता है, बजट संसद में प्रत्येक वर्ष बजट रखा जाता है, ठीक है। और बजट जो होता है 1 साल का होता है और बजट में क्या होता है, पूरा खर्चा होता है सरकार का कि 1 साल में इतना पैसा हमने खर्च करना है विभिन्न परियोजनाओं पे, ठीक है, खर्च करना है। लेकिन दूसरा पक्ष भी होता है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो इस प्रकार से उस वहाँ पर आय भी होती है कि आय कहाँ से आएगी और जब आय आएगी सरकार के पास तो कहाँ-कहाँ उसको खर्च करेगी। तो इस सारा का सारा जो इकट्ठा कर रहा है सरकार, लगान, कर, ये सब मुद्रा में हो रहा है, ठीक है। किसमें हो रहा है? मुद्रा में हो रहा है। और यदि मुद्रा नहीं होती तो इस प्रकार से जो इतना बड़ा बजट बन रहा है अलग-अलग देशों का, तो बनाना संभव नहीं था, ओके। तो बजट जब नाम आता है तो बजट का अर्थ ही सीधे होता है, इसका संबंध धन से है, मुद्रा से है। अब देखिए, बजट में हमने कहा सार्वजनिक आय, पहले तो सरकार क्या करती है, आय प्राप्त करती है, किसके द्वारा? टैक्स लगा के, विभिन्न प्रकार के टैक्स, चाहे वो अप्रत्यक्ष कर है और चाहे वो प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लगाओ चाहे इनकम टैक्स लगाओ, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाओ, कोई भी टैक्स है, ठीक है। आय प्राप्त करेगी, फिर उसके बाद क्या करेगी? व्यय करेगी,
व्यय कहाँ करेगी? सड़क बनाएगी, ठीक है, कहीं बंदरगाह बनाएगी, कहीं पुल बनाएगी, कहीं डैम बनाएगी, कहीं सरकारी भवन बनेगा, कहीं हॉस्पिटल बनेगा, तो कहीं तहसील बनेगी, ठीक है, कहीं विकास खंड बनेगा, कहीं पंचायती भवन बनेगा, ठीक है, कहीं गांव की गलियों की सड़कें बनाई जाएंगी, सड़कें टूट गई हैं तो फिर दोबारा बनाया जाएगा, ठीक है, सिंगल लेन की सड़क है तो डबल लेन की बनाई जाएगी। सरकार हर काम में करती है। ओके, तो इस प्रकार से कब करेगी? जब आय आएगी उसके बाद वो व्यय करेगा, ठीक है। और सार्वजनिक ऋण, यदि पैसे की कमी पड़ती है तो वर्तमान में सरकार क्या करती है? ऋण लेती है, देश के नागरिकों से भी लेती है और विदेशों से भी लेती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी आता है, ओके, विश्व बैंक से भी आता है, एशियाई विकास बैंक से भी आता है, या किसी अन्य देश से भी ले लिया। तो जो यह ऋण है यह मुद्रा में आ रहा है। तो जब मुद्रा आई तो तभी ये काम क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। ये मुद्रा का महत्व हम आपको बता रहे हैं। ओके, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति सरकार क्या करती है? क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक जितनी भी सरकारें हैं वह किसके द्वारा चुनी जाती हैं? वह जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। तो सरकार जो गरीब हैं उनके कल्याण में पैसा खर्च करती है, ठीक है। जैसे किसी को क्या करना है? राशन देना फ्री का, ओके, तो किस में खरीदती है राशन? सरकार। गेहूँ खरीदना है, चाहे उसको चावल खरीदना है, कोई दाल खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, वो उसके लिए चाहिए उसको पैसा, ठीक है, और कम दाम पे वो लोगों को, गरीब लोगों को बेच देती है, ठीक है। तो इससे जो गरीब आदमी है उसका जीवन चल जाता है। इसे कहेंगे सामाजिक कल्याण, क्योंकि एक व्यक्ति को देती नहीं है, व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। ओके, इसी प्रकार से वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनको क्या दिया जाता है? पेंशन दी जा रही है, वो भी फ्री में दी जा रही है, क्योंकि जनता का कल्याण करना है। ओके, इसी प्रकार से छात्रवृत्तियां बांटी जा रही हैं। ओके, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बहुत ही लो कॉस्ट पे सरकारी हॉस्पिटलों में, स्कूलों में क्या हो रहा है? यदि हॉस्पिटल है तो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, स्कूल है तो पढ़ाई हो रही है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से सामाजिक कल्याण जो करना चाहता, अर्थात लोगों को का जो भलाई करना चाहती है, लोगों का जो विकास करना चाहती है सरकार, वो किसके द्वारा कर सकती है? वो कर सकती है मुद्रा के द्वारा। और ये जो काम आता है ये राजस्व के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण या सामाजिक लाभ की प्राप्ति मुद्रा के द्वारा ही संभव है। हर चीज का जो भुगतान किया जा रहा है वर्तमान में वो मुद्रा के द्वारा सरकार कर रही है। ओके, यदि मुद्रा नहीं होती तो फिर क्या होता है? तो काम संभव नहीं था, आसान नहीं था, और लोगों को जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है उस उतनी फैसिलिटीज या सुविधाएं देना संभव नहीं था। तो ये सारे काम किसने आसान किए? मुद्रा ने। जब मुद्रा आई, और मुद्रा कौन लाया? ऊपर से भगवान लाया मुद्रा क्या? कि लो पकड़ो ये मुद्रा? अरे इंसान ने ही मुद्रा का आविष्कार किया कि जब उसको वस्तु विनिमय के अंदर कठिनाई आई। अगला देखिए, अभी तक हम चल रहे तो हमने जो 5 बताए ये थे आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब चलते हैं सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। समाज, तो समाज में जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन होता है, ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, उसके पास ज्यादा गाड़ी घोड़ा, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, हर चीज उसका बड़ा ही बड़ा होता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, बड़ा रिस्पेक्ट किया जाता है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है कि जिससे कि लोग उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखें, उसका सम्मान करें, उसको झुककर प्रणाम करें, ठीक है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक बन चुकी है मुद्रा। जिसके पास ज्यादा धन उसको ज्यादा सम्मान, क्योंकि उसके पास हर चीज ज्यादा है, ठीक है, हर कोई उसको प्रणाम करता है, उसको झुककर नमस्कार कर रहा है। गरीब है उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ओके, तो सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का एक ही महत्व इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, व्यक्ति का मान और सम्मान, वो पैसे के ऊपर हो रहा है। सबसे अधिक सामाजिक सम्मान किसका हो रहा है? जिसके पास पैसा है। इसलिए व्यक्ति पैसे को ज्यादा कमाना चाहता है, हर कोई जॉब करना चाहता है, अधिक से अधिक पैसा कमाकर वो समाज में नाम कमाना चाहता है, ठीक है, नाम कमाना चाहता है कि जहां भी मैं जाऊं लोग सम्मान करें, ठीक है, अलाना सिंह आ रहा, फलाना सिंह आ रहा है, बड़े बड़े मंचों पे उसको स्थान दिया जाता है। लोगों को पता है कि हमने इसको किसी कार्यक्रम में बुलाया है तो ये क्या करेगा? कुछ पैसा देगा, ओके, फूलों की माला चढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का जो आधार है वो धन है। ओके, और धन नहीं है तो फिर गरीब है आदमी, और गरीब आदमी का तो कहीं रिस्पेक्ट भी नहीं है। ओके, अगला आता है राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। अब राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में सरकार चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का होना बहुत जरूरी है।
जैसे इंडिया की बात करें, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ओके। इसी प्रकार से बीएसपी है, एसपी है, इसी प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इसी प्रकार से स्टेट के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये सत्ता को प्राप्त करना चाहती है, तो इसके लिए क्या होता है, 5 साल में इलेक्शन हो जाता है। तो इलेक्शन में जाने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए हजारों रुपयों की जरूरत पड़ती है, बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन पार्टी सत्ता प्राप्त कर सकती है, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। प्रचार प्रसार करने के लिए अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो वही दल सत्ता को प्राप्त कर सकता है, वही सरकार बनाने में सक्षम हो सकता है जिसके पास पैसा है। और यदि पैसा नहीं है तो प्रचार प्रसार उस दल का तो होगा ही नहीं, ठीक है। उस दल से लोग जुड़ना भी नहीं चाहेंगे। तो सत्ता प्राप्ति के लिए जो राजनीतिक दल है उनके पास पैसे का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतने जो दल हैं उनके पास अरबों रुपये है उनके पास, जो सत्ता में है उसके पास बहुत ज्यादा है, जो सत्ता से बाहर है ये पहले रहा थोड़ा कम है, ठीक है। और जो सत्ता में कभी आया ही नहीं है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चंदा इकट्ठा कर करके पैसा इकट्ठा करता रहता है कि जब चुनाव आएंगे तो खड़ा तो होना ही होना है, ठीक है। तो सत्ता वही प्राप्त कर सकता है राजनीतिक दल कि जिसके पास क्या हो, बहुत अधिक पैसा हो, ठीक है। तो इसलिए यदि पैसा नहीं होता तो फिर ऐसा संभव नहीं था। तो ये मुद्रा ने ही संभव बनाया कि राजनीतिक सत्ता को आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रचार प्रसार पर पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, ओके। अगला इसी में बात कर रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। क्योंकि आज जो दुनिया है वह एक हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसी पे नजर रखनी है। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व एक तो हमने आपको बता दिया कि सत्ता यदि प्राप्त करनी है तो इसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है राजनीतिक पार्टियों के पास। अब अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, अब जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है, विश्व बैंक की हुई है, एशियाई विकास बैंक की हुई है, ये अन्य क्षेत्रीय संगठन भी बने हैं कि जो कि पैसा देने का काम करते हैं, ये देश भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये संस्थाएं किस आधार पर खड़ी हुई हैं, ये हुई हैं पैसों के बल पे, मुद्रा के बल पर ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं, ठीक है। और जब एक देश दूसरे देश को पैसा देता है तो उसका सहयोग करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको विकास करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, दुश्मन नहीं बनते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो सहयोग बढ़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले तो क्या होता, देश के अंदर ही व्यापार होता था, या उससे पहले जब देश के अंदर कई देश बने हुए थे, बस उसी के सीमा के अंदर व्यापार था। लेकिन आज आप देखते हैं कि व्यापार का क्या हुआ, वैश्वीकरण हो चुका है। भारत का बना हुआ सामान न्यूजीलैंड में बिक रहा है और अमेरिका में बिक रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या उसका नाम, सीधे हम चले जाएं तो केप टाउन में भी बिक रहा है, ठीक है। रूस में भी बिक रहा है, मतलब हर जगह बिक रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बिक रहा है। तो इस प्रकार से ये जो काम संभव बनाया है ये मुद्रा ने बनाया है। तो इस प्रकार से यदि मुद्रा का महत्व आता है कि मुद्रा का क्या महत्व है, तो इस प्रकार से मुद्रा के महत्व को आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, तो आर्थिक क्षेत्र में 5 टॉपिक आते हैं, ठीक है। उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में और राजस्व के क्षेत्र में, और उसके बाद आता सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये हुआ मुद्रा का महत्व।